इंस्पेक्टर विक्रम को अब यकीन हो गया था कि आर्यन की मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी। उसने आर्यन के पुराने घर की तलाशी लेने का फैसला किया। वह घर शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी पहाड़ी पर बना हुआ था। वहां पहुंचते ही विक्रम को महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब सी ठंडक है। जैसे ही विक्रम ने घर का दरवाजा खोला, उसे सड़ने जैसी बदबू आई। उसने अपनी टॉर्च जलाई। दीवारें सीलन से भरी थीं और हर तरफ मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छट छट छट। विक्रम अपनी पिस्तौल निकालकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमरा रही थीं। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ है। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे की दीवारों पर आर्यन, समीर और माया की तस्वीरें लगी थीं, लेकिन हर तस्वीर पर लाल रंग से कांटा लगा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी, जिस पर वही टूटा हुआ कांच का टुकड़ा रखा था जिसे विक्रम ने पहले देखा था। तभी विक्रम की नजर कोने में पड़ी एक डायरी पर गई। उसने डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगा। वह आदित्य की डायरी थी। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, ओह, उन्होंने मुझे पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। मैं मर रहा हूं, लेकिन मेरी रूह चैन से नहीं बैठेगी। जब तक कोहरा गहरा होगा, मैं वापस आऊंगा। एक एक करके सबको सजा मिलेगी। विक्रम का गला सूखने लगा। इसका मतलब था कि आदित्य की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि कत्ल था। और आज 15 साल बाद वह अपना बदला लेने वापस आ गया है। तभी विक्रम का फोन बजा। दूसरी तरफ समीर था। उसकी आवाज कांप रही थी। इंस्पेक्टर, मुझे बचाइए। वह मेरे घर के बाहर है। मुझे वह काला कोहरा दिख रहा है। वह मेरी खिड़की खटखटा रहा है। विक्रम चिल्लाया, समीर, घर के सारे दरवाजे बंद कर लो, मैं अभी आ रहा हूं। विक्रम अपनी गाड़ी की तरफ भागा। रास्ते में घना कोहरा छाने लगा था। उसे सड़क साफ नहीं दिख रही थी। अचानक उसकी गाड़ी के सामने कोई परछाई आई। विक्रम ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी एक पेड़ से टकराते टकराते बची। जब उसने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी गाड़ी के शीशे पर उंगलियों से लिखा था, अगला नंबर समीर का है। जब तक विक्रम समीर के बंगले पर पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। बंगले का मुख्य दरवाजा खुला था। अंदर सन्नाटा पसरा था। विक्रम हॉल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि समीर सोफे पर बैठा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके गले पर भी वही नीला निशान था। लेकिन इस बार एक अंतर था। समीर के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। विक्रम ने उसे उठाकर पढ़ा। उस पर लिखा था, माया जानती है कि उस रात क्या हुआ था। विक्रम को अब समझ आया कि इस खेल में माया सिर्फ एक गवाह नहीं, बल्कि सबसे बड़ी खिलाड़ी हो सकती है। वह तुरंत माया के घर की तरफ मुड़ा। जब वह माया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि माया बदहवास होकर अपना सामान बैग में भर रही थी। तुम कहां जा रही हो माया? विक्रम ने कड़क आवाज में पूछा। माया चौंक गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो मुझे छोड़ेगा नहीं। इंस्पेक्टर, उसने आर्यन को मार दिया, समीर को मार दिया। अब वह मेरे लिए आएगा। विक्रम ने उसे कुर्सी पर बिठाया और कहा, सच बताओ माया, 15 साल पहले उस पहाड़ी पर क्या हुआ था? अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। माया ने कांपते हुए कहा, हमने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। वह एक बहस थी। आदित्य के पास वह कीमती पेंडेंट था जिसे आर्यन बेचना चाहता था। आदित्य ने मना किया तो समीर ने उसे धक्का दे दिया। हम डर गए और वहां से भाग आए। हमने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। अचानक घर की सारी लाइटें बुझ गईं। बाहर से तेज हवा चलने लगी और खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। माया चीखी और विक्रम के पीछे छिप गई। अंधेरे में से वही ठंडी आवाज आई, झूठ! तुम सबने मिलकर मुझे धक्का दिया था। माया के घर के अंदर अब कोहरा इतना घना हो गया था कि विक्रम को अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में बर्फ जैसी ठंडक थी। माया जोर जोर से रोने लगी और विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम, वह आ गया है। देखो, वह कोने में खड़ा है। माया चीखी। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और उस दिशा में घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे। वे निशान माया की तरफ बढ़ रहे थे। विक्रम ने अपनी पिस्तौल तानी और चिल्लाया, जो कोई भी है, रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगा। अचानक एक तेज झटका लगा और विक्रम की पिस्तौल हाथ से छूटकर दूर जा गिरी।
माया को किसी अनदेखी ताकत ने घसीटना शुरू कर दिया। वह फर्श पर रगड़ती हुई बेडरूम की तरफ जा रही थी। विक्रम उसकी मदद के लिए झपटा, लेकिन तभी कमरे की अलमारी अपने आप गिरी और रास्ता रोक दिया। विक्रम ने बड़ी मुश्किल से अलमारी को हटाया और बेडरूम का दरवाजा लात मारकर खोला। अंदर का नजारा खौफनाक था। माया हवा में लटकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया हो। उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं और चेहरा नीला पड़ रहा था। विक्रम ने देखा कि कमरे के शीशे पर खून से लिखा जा रहा था, 3 गुनहगार, 3 मौतें। विक्रम ने तुरंत कमरे में रखे एक भारी पीतल के दिए को उठाया और उसे शीशे पर दे मारा। शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। जैसे ही शीशा टूटा, माया धप से नीचे गिरी। वह बुरी तरह खांस रही थी। विक्रम ने उसे संभाला और कहा, माया, हमें यहां से निकलना होगा। ये कोई रूह नहीं, ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। तभी विक्रम की नजर फर्श पर पड़े उन कांच के टुकड़ों पर गई जो उसने पहले भी देखे थे। उसने गौर किया कि कोहरा अब कम हो रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा, एक काली गाड़ी तेजी से वहां से निकल रही थी। विक्रम ने माया को अपनी गाड़ी में बिठाया और उस काली गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। रास्ता वही था जो 15 साल पहले उस पहाड़ी की तरफ जाता था जहां आदित्य की मौत हुई थी। सड़क बहुत संकरी थी और मोड़ बहुत खतरनाक। विक्रम की गाड़ी की रफ्तार 100 के पार थी। अचानक आगे वाली गाड़ी एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली के सामने रुकी। विक्रम भी वहां पहुंचा। वह हवेली पहाड़ की चोटी पर थी, जिसके नीचे गहरी खाई थी। विक्रम अपनी टॉर्च लेकर अंदर गया। माया डर के मारे गाड़ी में ही बैठना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा। हवेली के अंदर हर तरफ धूल जमी थी। बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था। वहां एक आदमी पीठ घुमाकर खड़ा था। आदित्य? माया ने धीमी आवाज में पूछा। वह आदमी धीरे से मुड़ा। वह आदित्य नहीं था। वह डॉक्टर खन्ना था, जो आर्यन का पारिवारिक डॉक्टर था। उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल और एक इंजेक्शन था। विक्रम हैरान रह गया। डॉक्टर, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर खन्ना हंसा। उसकी हंसी में पागलपन था। आदित्य मेरा छोटा भाई था। विक्रम, इन लोगों ने उसे मार दिया और पुलिस को रिश्वत देकर केस बंद करवा दिया। आर्यन और समीर को मैंने एक खास किस्म की गैस और जहर के मेल से मारा है, जिसे सूंघते ही इंसान को हेलुसिनेशंस होने लगता है। उन्हें लगा कि कोहरा उन्हें मार रहा है, लेकिन असल में उनका दम घुट रहा था। माया कांपते हुए बोली, लेकिन उस रात मैंने आदित्य की आवाज सुनी थी। डॉक्टर ने एक रिकॉर्डर दिखाया। तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है माया। मैंने तुम तीनों के घरों में अल्ट्रासोनिक साउंड सिस्टम फिट किया था, जो तुम्हारे दिमाग में डर पैदा करता था। डॉक्टर ने इंजेक्शन की सुई निकाली। अब तुम्हारी बारी है। तुम दोनों इस खाई से नीचे गिरोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा भाई गिरा था। विक्रम ने डॉक्टर पर झपटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने रिमोट का बटन दबा दिया। अचानक हवेली की छत से एक भारी जाल नीचे गिरा और विक्रम उसमें उलझ गया। डॉक्टर माया की तरफ बढ़ा। तुम्हारी मौत सबसे दर्दनाक होगी, क्योंकि तुमने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की थी। विक्रम जाल के अंदर बुरी तरह फंस गया था। डॉक्टर खन्ना के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे माया की तरफ बढ़ रहा था। माया पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराई। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आज इंसाफ होगा, डॉक्टर चिल्लाया। तुमने मेरे भाई को तड़पते हुए छोड़ दिया था, अब तुम भी वैसे ही तड़पोगी। तभी विक्रम ने देखा कि उसके पास ही फर्श पर एक कांच का नुकीला टुकड़ा पड़ा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ बाहर निकाला और उस टुकड़े से जाल को काटने लगा। डॉक्टर का ध्यान पूरी तरह से माया पर था। वह विक्रम की इस कोशिश को नहीं देख पा रहा था। डॉक्टर ने माया की गर्दन पकड़ी और उसे इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि तभी विक्रम ने जाल काट दिया और बाहर निकल आया। उसने अपनी पिस्तौल उठाई और सीधे डॉक्टर के हाथ पर निशाना साधा। ठा! गोली लगते ही डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। डॉक्टर दर्द से चिल्ला उठा और पीछे हट गया। माया भागकर विक्रम के पीछे छिप गई। खेल खत्म हुआ डॉक्टर, विक्रम ने गरजते हुए कहा। कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने खुद को भी एक कातिल बना लिया है। लेकिन डॉक्टर खन्ना हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बम निकाला। अगर मैं नहीं बचूंगा तो कोई नहीं बचेगा।
यह पूरी हवेली इस पहाड़ी से नीचे गिर जाएगी। विक्रम ने देखा कि डॉक्टर ने बम का बटन दबा दिया है। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और छत से पत्थर गिरने लगे। विक्रम ने माया का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ भागने लगा। जल्दी चलो माया, यह जगह ढहने वाली है। वे जैसे ही मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े, एक बड़ा सा खंभा उनके सामने आ गिरा। रास्ता बंद हो गया था। पीछे डॉक्टर खन्ना पागलों की तरह हंस रहा था, जबकि उसके ऊपर छत का एक हिस्सा गिर चुका था। विक्रम ने खिड़की की तरफ देखा। हमें यहां से कूदना होगा। माया डरी हुई थी। नीचे खाई है विक्रम, हम मर जाएंगे। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। मुझ पर भरोसा करो, नीचे पेड़ों की घनी झाड़ियां हैं, वही हमें बचा सकती हैं। विक्रम ने माया को पकड़ा और खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही वे हवा में थे, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली आग के गोले में तब्दील होकर पहाड़ के नीचे गिरने लगी। विक्रम और माया झाड़ियों में जाकर गिरे। विक्रम के शरीर पर कई जगह खरोंचें आई थीं, लेकिन वे बच गए थे। आग की रोशनी में विक्रम ने देखा कि पहाड़ी के नीचे सिर्फ मलबा पड़ा था। डॉक्टर खन्ना का कहीं पता नहीं था। अगले दिन सुबह पुलिस की टीम वहां पहुंची। विक्रम मलबे की जांच कर रहा था, तभी उसे एक जला हुआ बटुआ मिला। उसमें डॉक्टर खन्ना की नहीं बल्कि किसी और की फोटो थी। विक्रम के माथे पर बल पड़ गए। उसने वह फोटो माया को दिखाई। माया उसे देखते ही चीख पड़ी। यह यह तो आदित्य है। विक्रम को झटका लगा। मतलब डॉक्टर खन्ना ही आदित्य था? उसने अपनी पहचान बदल ली थी? विक्रम ने पास ही पड़ी एक फाइल उठाई जो आग से थोड़ी बच गई थी। उसमें लिखा था कि आदित्य उस एक्सीडेंट में मरा नहीं था, बल्कि उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई और अपनी पहचान छिपाकर सालों तक अपने दोस्तों के पास रहा, बस सही वक्त का इंतजार करने के लिए। वह कोहरा, वह आवाजें, सब कुछ उसका बनाया हुआ एक भ्रम था, ताकि वह अपने दुश्मनों को पागल कर सके। विक्रम ने चैन की सांस ली। केस बंद हो चुका था, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा जैसे पीछे झाड़ियों में कोई खड़ा उसे देख रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ हल्का सा कोहरा था। विक्रम उस कोहरे को देख ही रहा था कि अचानक उसे सड़क के किनारे झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखा। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जब उसने झुककर देखा तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वहां वही कांच का पेंडेंट पड़ा था जो आदित्य पहनता था, लेकिन यह पेंडेंट टूटा हुआ नहीं था, बल्कि बिल्कुल सही सलामत था। विक्रम का दिमाग चकराने लगा। अगर डॉक्टर खन्ना ही आदित्य था और वह उस धमाके में हवेली के साथ नीचे गिर गया, तो यह पेंडेंट यहां कैसे आया? और यह टूटा हुआ क्यों नहीं है? तभी उसे माया की चीख सुनाई दी। वह गाड़ी के पास खड़ी थी। विक्रम तेजी से उसकी तरफ भागा। क्या हुआ माया? विक्रम ने हांफते हुए पूछा। माया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपती हुई उंगली से गाड़ी के पिछले शीशे की तरफ इशारा किया। शीशे पर जमी धूल के ऊपर ताजे उंगलियों के निशान से लिखा था, डॉक्टर तो सिर्फ एक मोहरा था। विक्रम को समझ आ गया कि असली कातिल अभी भी आजाद है। उसने तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया और डॉक्टर खन्ना की पुरानी फाइलों को फिर से मंगाया। कुछ घंटों बाद एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। डॉक्टर खन्ना का कोई भाई नहीं था, वह तो खुद एक अनाथ था। विक्रम ने माया को अपनी सुरक्षा में एक गुप्त बंगले पर भेज दिया और खुद उस पुरानी पहाड़ी के नीचे वाले गांव में गया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो 20 साल से उसी इलाके में रह रहा था। विक्रम ने उसे आदित्य की फोटो दिखाई। बूढ़ा आदमी हंसने लगा। साहब, ये लड़का तो उस रात मरा ही नहीं था, इसे तो एक औरत ने बचाया था। कौन औरत? विक्रम ने पूछा। उसकी अपनी बहन, बूढ़े ने जवाब दिया। वह बहुत बड़ी डॉक्टर थी, उसने अपने भाई का चेहरा बदलने के लिए कई सर्जरी की थी। विक्रम के दिमाग में बिजली सी कौंधी। माया? माया का असली नाम माया नहीं, बल्कि मीरा था। वह आदित्य की सगी बहन थी। उसने आर्यन से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह अपने भाई के कातिलों के करीब पहुंच सके। डॉक्टर खन्ना तो बस उसका एक मोहरा था, जिसे उसने अपनी बातों में फंसाकर इस्तेमाल किया था। विक्रम तुरंत उस बंगले की तरफ भागा जहां उसने माया, मीरा को छोड़ा था। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि गार्ड्स बेहोश पड़े थे। अंदर हॉल में मीरा आराम से बैठी चाय पी रही थी। उसके सामने मेज पर वही कांच का पेंडेंट रखा था।
तुमने बहुत देर कर दी इंस्पेक्टर, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में अब वह डर नहीं था, बल्कि एक ठंडापन था। तुमने अपने ही साथी डॉक्टर खन्ना को मार दिया? विक्रम ने अपनी गन तानते हुए पूछा। वह बहुत भावुक था, मीरा ने ठंडे लहजे में कहा। उसने सोचा कि वह बदला ले रहा है, जबकि वह सिर्फ मेरे प्लान को पूरा कर रहा था। आर्यन और समीर को मैंने ही धीरे धीरे वह जहर दिया था जिससे उन्हें भ्रम होने लगा। कोहरा तो बस एक नाटक था जिसे मैंने तकनीक की मदद से रचा था। विक्रम बढ़ा और उसने मीरा को हथकड़ी पहनानी चाहिए, लेकिन तभी मीरा ने एक छोटा सा रिमोट दबाया। पूरे बंगले में एक अजीब सी गैस फैलने लगी। विक्रम को चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अलविदा इंस्पेक्टर, मीरा की आवाज दूर से आती हुई लगी। तुमने अच्छा खेल खेला, लेकिन इस कहानी का अंत मैं ही लिखूंगी। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसका शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया था। फर्श की ठंडी छुअन उसे महसूस हो रही थी, लेकिन वह अपना एक हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। मीरा, माया, उसके पास आकर झुकी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की चमक थी। उसने विक्रम के कान के पास झुककर धीरे से कहा, तुमने सोचा था कि तुम एक अपराधी को पकड़ रहे हो? नहीं इंस्पेक्टर, तुम तो बस उस इंसाफ का हिस्सा बन रहे हो जो कानून 15 साल में नहीं कर पाया। विक्रम ने अपनी पूरी मानसिक ताकत बटोरी। उसे याद आया कि उसके कोट की अंदरूनी जेब में एक छोटा सा ऑक्सीजन मास्क जैसा इमरजेंसी न्यूट्रलाइजर पंप था, जो वह अक्सर गैस वाले हमलों से बचने के लिए रखता था। उसने अपनी उंगलियों को रेंगते हुए जेब की तरफ बढ़ाया। मीरा ने देखा कि विक्रम कुछ हरकत कर रहा है। उसने अपना पैर विक्रम के हाथ पर रख दिया और उसे जोर से दबाया। अब और कोशिश मत करो विक्रम, यह गैस तुम्हारे फेफड़ों को अगले 5 मिनट में सुला देगी। तभी अचानक बंगले के बाहर से एक बड़ा गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मीरा चौंक गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर पुलिस की एक पूरी टीम खड़ी थी। यह कैसे हो सकता है? मीरा बड़बड़ाई। मैंने तो सारे सिग्नल जाम कर दिए थे। विक्रम ने चेहरे पर मास्क लगाया और लंबी सांस ली। उसकी आंखों की लाली थोड़ा कम हुई। उसने लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश की और बोला, मीरा, तुमने सोचा कि मैं अकेला आऊंगा? मैंने पहले ही बैकअप टीम को अलर्ट कर दिया था कि अगर मैं 10 मिनट में बाहर नहीं आया तो वे अंदर घुस जाएं। मीरा ने गुस्से में अपनी मेज से एक चाकू उठाया और विक्रम की तरफ झपट्टी। मैं जेल नहीं जाऊंगी। विक्रम ने खुद को बचाते हुए एक तरफ गोता लगाया। वह पास ही पड़े सोफे के पीछे जा गिरा। मीरा पागलों की तरह उस पर हमला कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा टूटकर गिरा और पुलिस टीम अंदर दाखिल हुई। हथियार डाल दो मीरा, कांस्टेबल ने चिल्लाकर कहा। मीरा ने देखा कि वह चारों तरफ से घिर चुकी है। उसने चाकू अपनी ही गर्दन पर रख लिया। तुमने मेरे भाई को छीन लिया, अब तुम मुझे भी नहीं पकड़ पाओगे। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, मीरा ने दीवार पर लगे एक गुप्त बटन को दबा दिया। अचानक पूरा बंगला एक तेज सायरन से गूंज उठा। भागो, यहां बम लगा है, विक्रम चिल्लाया। पुलिस वाले और विक्रम जान बचाकर बाहर की तरफ भागे। मीरा वहीं खड़ी रही, हंसती हुई। जैसे ही विक्रम बागीचे में पहुंचा, एक भीषण धमाका हुआ। पूरा बंगला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। सब कुछ शांत होने के बाद विक्रम मलबे के पास गया। वहां उसे मीरा का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन मलबे के बीच से उसे एक छोटा सा जलता हुआ कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, कहानी खत्म नहीं हुई है इंस्पेक्टर, अभी तो बस शुरुआत है। विक्रम ने आसमान की तरफ देखा। कोहरा अभी भी छाया हुआ था। उसे महसूस हुआ कि इस पूरी कहानी के पीछे कोई और भी है, जो मीरा और डॉक्टर खन्ना को कठपुतली की तरह नचा रहा था। धमाके की गूंज अभी भी विक्रम के कानों में बज रही थी। चारों तरफ धुआं और मलबे के ढेर थे। पुलिस की टीम मलबे को हटाने की कोशिश कर रही थी ताकि मीरा का शरीर मिल सके, लेकिन विक्रम को अंदर ही अंदर लग रहा था कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाली औरत नहीं थी। तभी विक्रम की नजर दूर सड़क पर खड़ी एक एम्बुलेंस पर पड़ी। वह एम्बुलेंस वहां धमाके से पहले नहीं थी। विक्रम लड़खड़ाते हुए उस तरफ बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, एम्बुलेंस के पीछे का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कोई नहीं था, बस एक स्ट्रेचर पड़ा था। उस स्ट्रेचर पर एक छोटा सा डिजिटल टैबलेट रखा था। विक्रम ने जैसे ही उसे उठाया, उसकी स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा।
उसमें एक धुंधला सा चेहरा दिखा जिसने मास्क पहना हुआ था। उसकी आवाज को किसी मशीन से बदला गया था। इंस्पेक्टर विक्रम, तुमने सोचा कि मीरा ही सब कुछ कर रही थी? बेचारी मीरा, वह तो बस अपने भाई के गम में अंधी थी। मैंने उसे रास्ता दिखाया, मैंने उसे वह तकनीक दी और मैंने ही उसे वह जहर दिया जिससे आर्यन और समीर मरे। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। तुम कौन हो? वह आवाज हंसी। मैं वह हूं जिसे तुमने 5 साल पहले एक छोटे से केस में जेल भेजा था। तुमने सोचा था कि तुमने एक मामूली चोर को पकड़ा है, लेकिन तुमने एक साम्राज्य की जड़ काट दी थी। विक्रम के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। प्रोजेक्ट शैडो। उसने एक बार एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड नेटवर्क को तोड़ा था। क्या यह उसी का कोई सदस्य था? तभी वीडियो में कैमरा पीछे हटा और विक्रम के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वीडियो में दिख रहा था विक्रम का अपना घर। उसकी पत्नी और बच्चा सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे और उनके पीछे वही काला कोहरा धीरे धीरे कमरे में भर रहा था। नहीं! विक्रम चिल्लाया। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं विक्रम। यहां से तुम्हारे घर तक पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। देखते हैं तुम अपनी बहादुरी से वक्त को कैसे हराते हो। वीडियो बंद हो गया। विक्रम ने अब देखा नताव अपनी पुलिस की गाड़ी की तरफ झपटा। उसने सायरन बजाया और गाड़ी को 120 की रफ्तार पर डाल दिया। सड़क पर गाड़ियां इधर उधर हो रही थीं। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, उसे बस अपने परिवार को बचाना था। रास्ते में उसे बार बार वही ड्रे और डाड वाले साइन बोर्ड दिख रहे थे जो उसे चिढ़ा रहे थे। पहाड़ का वे मोड़रिढ़ा, खड़ी ढलान, सब कुछ उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही विक्रम अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि मुख्य दरवाजा आधा खुला था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। विक्रम अपनी गन लेकर अंदर घुसा। पूरा घर उस ठंडे काले कोहरे से भरा हुआ था। अंजलि! आरव! वह पागलों की तरह चिल्लाया। वह बेडरूम की तरफ बढ़ा। वहां सन्नाटा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अपनी पत्नी और बच्चा जमीन पर बेहोश पड़े दिखे। उनके चेहरों पर वही नीलापन आने लगा था। विक्रम ने तुरंत खिड़कियां तोड़ी ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। उसने पंप निकाला और उनके चेहरों पर दवा स्प्रे की। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। विक्रम मुड़ा और उसने देखा कि अंधेरे कोने में कोई खड़ीदाह था। वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना डिप्टी इंस्पेक्टर राणा था। राणा, तुम? विक्रम की आंखें फटी रह गईं। राणा ने हाथ में एक रिमोट पकड़ा हुआ था। हां विक्रम, तुमने जिसे मामूली चोर समझकर जेल भेजा था वह मेरा सगा छोटा भाई था। वह वहां मर गया और उसका बदला लेने के लिए मैं 5 साल से तुम्हारे साथ साए की तरह काम कर रहा था। मीरा तो बस एक मोहरा थी जिसे मैंने उकसाया था। राणा के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी शैतान की याद दिला रही थी। उसकी वर्दी पर लगे सितारे अब विक्रम को काट रहे थे। जिस इंसान के साथ उसने अनगिनत केस सुलझाए, वही आज उसके परिवार की मौत का सामान लेकर खड़ा था। राणा, तुमने पुलिस की कसम खाई थी। तुम एक गद्दार हो। विक्रम दहाड़ा, लेकिन उसकी आवाज में कमजोरी थी क्योंकि गैस का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। राणा हंसा और अपनी गन विक्रम की तरफ तान दी। कसम, कानून, इन सब ने मेरे भाई को नहीं बचाया विक्रम। जब वह जेल की काल कोठरी में दम तोड़ रहा था, तब तुम मेडल जीत रहे थे। आज तुम्हारा मेडल भी तुम्हें नहीं बचाएगा। अचानक राणा ने रिमोट का बटन दबाया। कमरे के कोनों से एक और जहरीली गैस निकलने लगी। विक्रम ने देखा कि उसकी पत्नी अंजलि की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसे तुरंत कुछ करना था। विक्रम ने आव देखा न ताव अपनी गन से राणा के हाथ पर निशाना साधा, लेकिन राणा फुर्तीला था। वह बगल की अलमारी के पीछे छिप गया। गोलियों की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। हार मान लो विक्रम, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, राणा चिल्लाया। विक्रम ने देखा कि खिड़की के पास एक भारी मेज पड़ी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और मेज को धक्का देकर शीशा पूरी तरह तोड़ दिया। ताजी हवा का एक झोंका अंदर आया जिससे गैस का असर थोड़ा कम हुआ। तभी राणा ने पीछे से हमला किया। दोनों फर्श पर गिर पड़े और गुत्थम गुत्था होने लगे। राणा ने विक्रम का गला दबाने की कोशिश की। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी के हाथ की हल्की सी हलचल दिखी। विक्रम ने अपने पैर से राणा के पेट पर जोर से लात मारी और उसे दूर धकेला। पास ही जमीन पर एक टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा पड़ा था। विक्रम ने उसे उठाया और राणा के हाथ पर वार किया, जिससे उसका रिमोट नीचे गिर गया।
विक्रम झपटा और रिमोट उठाकर उसे कुचल दिया। रिमोट टूटते ही गैस का निकलना बंद हो गया। राणा गुस्से में पागल होकर अपनी गन उठाने के लिए बढ़ा, लेकिन विक्रम उससे पहले पहुंच गया। खेल खत्म, राणा, विक्रम ने कड़क आवाज में कहा। उसकी गन की नली सीधे राणा के माथे पर थी। राणा वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर अब हार का डर था। गोली चला दो विक्रम, मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं बचा तो मैं फिर आऊंगा। विक्रम ने ठंडी सांस ली। नहीं राणा, मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। तुम्हें वही काल कोठरी मिलेगी जहां तुम्हारा भाई मरा था। कानून अपना काम करेगा। पुलिस की गाड़ियों के सायरन घर के बाहर सुनाई देने लगे। बैकअप टीम अंदर आई और राणा को हथकड़ी पहनाकर ले गई। एम्बुलेंस के डॉक्टरों ने अंजलि और आरव को ऑक्सीजन दी। कुछ देर बाद अंजलि ने आंखें खोली और विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो पहाड़ियों पर छाया वह काला कोहरा छंट चुका था। शहर अब सुरक्षित था। विक्रम अपने ऑफिस की मेज पर बैठा था। उसने देखा कि उसकी मेज पर एक छोटा सा लिफाफा रखा था। उसने लिफाफा खोला। अंदर कोई खत नहीं था, बस एक पुरानी फोटो थी, आर्यन, समीर, आदित्य और राणा के भाई की। फोटो के पीछे लिखा था, इंसाफ की राह हमेशा सीधी नहीं होती। विक्रम ने फोटो को बीच से फाड़ दिया और कूड़ेदान में डाल दिया। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे। उसे पता था कि बुराई चाहे कितनी भी गहरी जड़ें जमा ले, सच्चाई की एक किरण उसे उखाड़ ही फेंकती है। विक्रम ने कूड़ेदान की तरफ देखा जहां उसने वह फोटो फेंकी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उस फोटो के फटने की आवाज वैसी नहीं थी जैसी कागज के फटने की होती है। उसने झुककर फटे हुए टुकड़ों को वापस निकाला। फोटो की दो परतों के बीच एक बहुत ही पतली माइक्रोचिप छिपी हुई थी। विक्रम के चेहरे पर पसीना आ गया। तो खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है, वह बड़बड़ाया। उसने चिप को अपने लैपटॉप से जोड़ा। स्क्रीन पर एक नक्शा उभर आया। वह नक्शा शहर के पुराने कब्रिस्तान का था। नक्शे के एक कोने पर लाल निशान बना था जहां लिखा था, आदित्य की असली कब्र। रात के 2 बज रहे थे। आसमान में घने बादल छाए थे। विक्रम अपनी टॉर्च लेकर पुराने कब्रिस्तान पहुंचा। वहां की झाड़ियां इतनी ऊंची थीं कि रास्ता ढूंढना मुश्किल था। हर तरफ सड़न जैसी गंध थी। विक्रम उस लाल निशान वाली जगह पर पहुंचा। वहां एक पत्थर लगा था जिस पर नाम मिट चुका था। उसने कुदाल उठाई और खुदाई शुरू की। जैसे जैसे वह नीचे गड्ढा खोदता गया, उसे महसूस हुआ कि मिट्टी गीली है, जबकि हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। अचानक उसकी कुदाल किसी मेटल से टकराई। टन! विक्रम ने हाथ से मिट्टी हटाई। नीचे एक लोहे का संदूक था। उसने उसे बाहर निकाला और ताला तोड़ा। अंदर कोई लाश नहीं थी। अंदर एक मॉनिटर लगा था और ढेर सारे तार एक बम से जुड़े थे। जैसे ही संदूक खुला, मॉनिटर पर एक चेहरा उभरा। यह चेहरा किसी मास्क में नहीं था, यह खुद आदित्य था। वह जिंदा था, लेकिन उसका आधा चेहरा जल चुका था। नमस्ते विक्रम, आदित्य की आवाज गूंजी। राणा को पकड़कर तुम्हें लगा कि तुम जीत गए? राणा तो बस मेरा मोहरा था, ताकि मैं इस शहर के नीचे बिछे हुए बारूद के जाल को एक्टिवेट कर सकूं। यह कब्रिस्तान शहर के मुख्य गैस पाइपलाइन के ऊपर बना है। विक्रम ने देखा कि बम पर लगा टाइमर चलने लगा था। 2 बजे 1:59। अगर तुम इस बम को रोकोगे तो शहर के दूसरे कोने पर लगा दूसरा बम फट जाएगा, और अगर तुम उसे रोकोगे तो यह फटेगा। तुम किसे बचाओगे विक्रम, अपनी वर्दी को या अपनी जान को? आदित्य पागलों की तरह हंसने लगा। विक्रम के पास सोचने के लिए सिर्फ 2 मिनट थे। उसने गौर से तारों को देखा। वहां 2 नीले तार थे और एक सफेद। उसे याद आया कि डॉक्टर खन्ना की फाइल में एक कोड लिखा था, सफेद झूठ। उसने रिस्क लिया और अपनी जेब से चाकू निकालकर सफेद तार काट दिया। टाइमर 001 पर आकर रुक गया। पूरे कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से किसी ने ताली बजाई। विक्रम मुड़ा तो देखा कि अंधेरे में से एक साया बाहर आ रहा था। वह कोई रूह नहीं, बल्कि वही आदमी था जिसका चेहरा स्क्रीन पर था, असली आदित्य। शानदार विक्रम, तुमने सही तार काटा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने दूंगा?
आदित्य ने एक रिमोट दबाया और जमीन के नीचे से एक और हिस्सा ऊपर उठा। वहां एक बड़ा सा चैम्बर था जिसमें मीरा माया बंद थी। वह बेहोश थी। मैंने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा क्योंकि उसने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए थे, आदित्य ने ठंडे लहजे में कहा। विक्रम ने अपनी गन तानी। अब बहुत हुआ आदित्य, तुम बचकर नहीं जा सकते। आदित्य हंसा। मैं कहीं नहीं जा रहा विक्रम, हम सब साथ जा रहे हैं। उसने अपने सीने पर बंधे एक आत्मघाती जैकेट को दिखाया। विक्रम ने पलक झपकते ही निशाना साधा, लेकिन उसने आदित्य के सीने पर नहीं बल्कि उसके हाथ में पकड़े रिमोट पर गोली मारी। रिमोट टूटकर दूर जा गिरा। विक्रम झपटा और उसने आदित्य को दबोच लिया। दोनों के बीच खूनी लड़ाई शुरू हुई। आदित्य के अंदर बदले की आग थी तो विक्रम के अंदर अपने शहर को बचाने का जुनून। विक्रम ने उसे उठाकर एक पुरानी दीवार पर दे मारा। इंसाफ पहाड़ की चोटी से नहीं, कानून की चौखट से मिलता है, विक्रम ने उसे हथकड़ी पहनाते हुए कहा। सुबह होते होते पुलिस ने पूरे कब्रिस्तान को घेर लिया। मीरा को बचा लिया गया। आदित्य को जेल की सबसे गहरी काल कोठरी में भेज दिया गया। विक्रम जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी वर्दी उतारी। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में थकान थी लेकिन डर नहीं। उसने खिड़की खोली। बाहर धूप खिली थी और सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मेज पर रखी डायरी खोली, उसमें से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गिरा। उस पर लिखा था, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अकेला था? विक्रम मुस्कुराया और उसने उस कागज को जला दिया। वह जानता था कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन जब तक उसके जैसे लोग जाग रहे हैं, कोहरा कभी शहर को निगल नहीं पाएगा। विक्रम ने उस जलते हुए कागज की राख को अपनी हथेली से झाड़ दिया। उसने सोचा कि अब सब कुछ शांत है, पर उसके मन का एक कोना अब भी बेचैन था। वह अपने परिवार के पास बेडरूम में गया। अंजलि और आरव गहरी नींद में सो रहे थे। विक्रम ने राहत की सांस ली और किचन में पानी पीने के लिए गया। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसकी नजर फ्रिज पर चिपके एक छोटे से मैग्नेट पर पड़ी। वह एक खिलौना पुलिस कार थी जो आरव ने वहां लगाई थी, लेकिन आज उस कार का रंग बदला हुआ था। वह काली थी। विक्रम ने उस कार को हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसे घुमाया, उसके नीचे एक छोटा सा बटन दिखा। बटन दबाते ही एक धीमी रिकॉर्डिंग बजने लगी। विक्रम, क्या तुम्हें याद है कि 15 साल पहले उस पहाड़ी पर तुम भी मौजूद थे? विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसका चेहरा सफेद पडीडीएच गया। एक धुंधली सी याद उसके दिमाग में कौंधी। उस रात पहाड़ी पर सिर्फ आर्यन, समीर, माया और आदित्य नहीं थे। वहां एक पांचवा शख्स भी था। एक युवा ट्रेनी पुलिस ऑफिसर जो उस रात गश्त पर था। वह ऑफिसर कोई और नहीं, खुद विक्रम था। उस रात विक्रम ने उन तीनों को आदित्य की लाश को ठिकाने लगाते देखा था, लेकिन उसने पैसे और प्रमोशन के लालच में अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसी पैसे से उसने अपना पहला घर खरीदा था। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। आदित्य ने सबको सजा दी, लेकिन असली गुनहगार तो वह कानून का रखवाला था जिसने जुर्म को होते देखा और चुप रहा। अब आखिरी हिसाब की बारी है। विक्रम ने जल्दी से अपना फोन निकाला ताकि वह हेडक्वार्टर को सूचना दे सके, लेकिन फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज पहले से ही फ्लैश हो रहा था। वह मैसेज अंजलि के फोन से आया था जो कि बगल के कमरे में सो रही थी। मैसेज में लिखा था, पीछे देखो। विक्रम धीरे से मुड़ा। किचन की खिड़की के बाहर वही काला कोहरा फिर से जमा हो रहा था, लेकिन इस बार कोहरे के बीच कोई परछाई नहीं थी, बल्कि किचन के कांच वाले कैबिनेट में उसे अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। उसके अपने गले पर वही नीला निशान उभर रहा था जो आर्यन और समीर के गले पर था। विक्रम को समझ आ गया, उसे कोई दूसरा नहीं मार रहा था। वह जहर उसके अपने शरीर में धीरे धीरे सालों से फैल रहा था। वह पछतावा जिसे उसने दबा दिया था। उसे याद आया कि डॉक्टर खन्ना, आदित्य, ने उसे वह इंजेक्शन नहीं लगाया था, बल्कि उसे बस उस पुरानी याद का एहसास कराया था। तभी बेडरूम से आरव के हंसने की आवाज आई। विक्रम दौड़कर वहां पहुंचा। आरव सो नहीं रहा था। वह अंधेरे में बैठकर वही कांच का पेंडेंट हाथ में लेकर खेल रहा था जो विक्रम ने कब्रिस्तान में देखा था। आरव ने मुड़कर विक्रम की तरफ देखा और मासूमियत से बोला, पापा, ये अंकल कह रहे हैं कि अब आपकी बारी है। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था,
लेकिन जब उसने वापस आरव की तरफ देखा तो आरव की आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थीं। विक्रम के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया और चकनाचूर हो गया। कमरे की बत्तियां टिमटिमाईं और बुझ गईं। पूरे घर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, एक छोटे बच्चे की हंसी जो अब एक बूढ़े आदमी की डरावनी आवाज में बदल चुकी थी। शहर के लोग सो रहे थे, सड़कें सूनी थीं और पहाड़ की उस ऊंची चोटी पर फिर से वही घना कोहरा छा गया था। विक्रम का घर अब पूरी तरह खामोश था, जैसे वहां कभी कोई रहता ही ना हो।